नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी के हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम के मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। आप लोग जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो है कि क्या इस बार हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी मुस्तहकम सरकार दे पाएगी या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी ने जो गुज़िश्ता 10 सालों से जो गवर्नमेंट चलाई, जो 2 दौरे हुकूमत उसके रहे, उसके अंदर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के साथ साथ उसके पास इतनी सीटें थीं कि वो अपने दम पर हुकूमत बना सकती थी। तो इस वजह से उसने 10 साल तक बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने हुकूमत चलाई। उस ऊपर किसी पार्टी का या और जो उसके तहत थे उनका दबाव भी नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि शुरुआत हुई थी इस तरह से, कांग्रेस ने भी अपने दम पर सरकारें चलाई। फिर उसके बाद एक दौर आया कि वाजपेयी जी के टाइम पर उसमें कि कोलिशन गवर्नमेंट रही। फिर उसके बाद ये कोलिशन गवर्नमेंट का दौर चलते चलते फिर जब आया तो अभी गुज़िश्ता 10 सालों से बीजेपी ने गवर्नमेंट चलाई तो अपने दम पर चलाई। तो क्या इस बार मोदी जी जब तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे तो क्या इस बार वो मुस्तहकम सरकार दे पाएंगे या नहीं? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आइए मैं आपको उससे मुतारिफ़ करा देता हूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान खुसूसी हैं जनाब डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब आसिफ रियाज साहब, जो सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ हैं। आसिफ साहब का बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तीसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर यूएई एम्बेसी से। भाई साहब का बहुत बहुत खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि इस बार गवर्नमेंट कैसी रहेगी, क्योंकि मोदी जी को कोalition गवर्नमेंट चलाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई तजर्बा भी नहीं। सबसे पहले मुमताज़ साहब से ये जानते हैं इस बार के जो रिज़ल्ट हैं, नताइज है, वो उनको लोकसभा के नताइज को किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। ये देखिए, जो नतीजे आए हैं अगर जमहूरी एतबार से कहेंगे तो अच्छे हैं, अगर पार्टी के एतबार से कहेंगे ख़ास तौर से बीजेपी के लिए तो अच्छे नहीं हैं जी, और मोदी जी के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी को कोलिशन मुत्तहिदा हुकूमत चलाने का कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है जी, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ऐसे तो फिर वो डायरेक्ट पीएम बन गए थे, उन्हें सरकार सेंटर में चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने चलाया, गुजरात में सरकार चलाई, ये कोई बात नहीं है। और आखिरकार उन्होंने देखिए ना कि 240 पर सिमट गई बीजेपी, जी, ठीक है। और नीतीश कुमार हों या हम देखिए नायडू जी हों, जी, जी, ये सब इनको आखिर ले आए, वो जी, जोड़ लिया ना अपनी तमाम, जो आप देख रहे थे ना उनको जिस तरीके से कि बहुत अनानियत और क्या क्या तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने 1 मिनट में उसको रिमूव किया। जी, फ़न तो है, सही बात है। नहीं फ़न है, इसलिए देखिए ये कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में कैसी सरकार चला पाएंगे, क्या जैसी वो उस पर चलाते तो हम थे बात वैसी। करेंगे अभी। वो तो आपने कहा कि नताइज जो हैं बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं, खुशाइन नहीं है। एक 10 साल की एंटी कम्बेंसी के अंदर फिर भी तमाम तर जो दूसरा इंडिया इत्तेहाद है, उसके सबकी सीटें मिलाकर के इतनी नहीं है जितनी बीजेपी। देखिए ऐसा है, मैं तो क्या इसके अंदर बीजेपी देखिए ऐसा है, मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इंडिया इत्तेहाद की बहुत बड़ी जीत है, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया इत्तेहाद जिस तरीके से बना था, जी, जो मिशन लेके चला था, उसमें वो फ्लॉप हुआ बीच में, जी, बहुत टूट फूट हुई, माफ़ जी कीजिएगा। हाँ, सब लोग अलग अलग ममता होते का- थे। सब अलग अलग हुए। जी, एक लोगों को उम्मीद जग गई थी जब इंडिया इत्तेहाद जिस वक्त बना था। नीतीश कुमार फिर अलग चले गए, ममता जी अलग चली गई, तब आप देखिए ना तो सबका जो है तिया पाछा हो गया। वरना जैसे एक फेस की बात थी, अगर एक फेस लेकर के आते, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो नीतीश कुमार होते या कोई होता, एक फेस लेकर के आते, आज वही तो प्रॉब्लम हुई। आज फिर देखिए, आज फिर सब नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। तो अगर यही फैसला, देखिए जब फैसला मोदी की खूबी आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, देखिए अगर आप नजरियाती एतबार से कह रहे हैं, जाति, उसकी बात मैंने एज ए पॉलिटिशियन अगर खूबी, तो एक फैसला लेने का, एक फैसला जो लेगा वही आगे बढ़ेगा। इंडिया इत्तेहाद फैसला नहीं ले सकी, खड़गे के मन में लालच आ गया, साहब मैं ही पीएम बन जाऊं, भाई हर आदमी चाहता है, लेकिन वो एक्सपोज हो गए बहुत जल्दी, नाम चलवा दिया। जी, जी। तो क्या हुआ कि वो जो इंडिया इत्तेहाद था, जो जिससे बड़ी उम्मीदें लोगों को हो गई थी, बड़ी उम्मीदें, और खास तौर से माफ कीजिएगा मुसलमानों को,
अच्छा मुसलमान करता क्या मुसलमानों वो? का तो हाल ये है कि वो एंटी नहीं बीजेपी और मैं सिर्फ आपको हुकूमत बताऊं, ये बनाने जो के आज अच्छी सूरत हाल आप देख रहे हैं थोड़ी सी इंडिया की, इसमें मुसलमानों का ही रोल है। चाहे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश 30 से में खासतौर से 32 सीटें सिर्फ मुसलमानों के दम पे। मुसलमानों के दम पर आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, और आप बंगाल ले लीजिए, सब वही सीटें हैं। सब। तो इसलिए ये एक तरफा जो मुसलमानों ने वोट दिया है, हाँ? बाकी को आप नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत दलित जो है वो नाराज हुआ कि कहीं हमारे ये अंबेडकर जी को और हमारा संविधान को इसके लिए, तो वो आ गया। हाँ, बाकी अगर वाकई ऐसा होता कि इन्होंने बहुत अच्छा एक इत्तेहाद बनाया, तब तो इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए था, सरकार बनानी चाहिए थी। सही बात है। तो सरकार तो बना नहीं पाए। अब आप ये खुश हो लीजिएगा आपके हम 99 पहुंच गए, अखिलेश यादव खुश हो जाए कि साहब अब मैं पहली बार 37 सीटों पे आ गया, ये सब, लेकिन ये सब बेमानी है। आप सरकार नहीं बना पाए। आप सरकार नहीं बना पाए क्यों आसिफ साहब? क्या इंडियन इत्तेहाद जो है या इंडिया इत्तेहाद जो है उसके लिए किस तरह से देख रहे हैं नताइज को आप? मैं इसको खुश आइंद समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो मैंडेट आया है ये मैंडेट मोदी के ख़िलाफ़ है। कैसे खिलाफ है साहब? ये मैंडेट एक तरह से भाजपा के भी ख़िलाफ़ है। ये मैंडेट डेमोक्रेसी के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में। आप देखें, हम बहुत हल्के अंदाज में ये नहीं कह सकते कि इंडिया अलायंस फेल हो गया। आप देखें, इंडिया अलायंस हो या जो भी सेकुलर पार्टियां हैं या दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने किस सिचुएशन में ग्राउंड पे काम किया। एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है जो कोई स्पेस किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ईडी भेजा जाता है, कहीं सीबीआई भेजा जाता है, कहीं किसी को उठाकर जेल में बंद कर। चीफ मिनिस्टर, एक्सक्यूज मी, लेट मी स्पीक फर्स्ट। क्या सीटें हैं वो आप समझिए, ग्राउंड के हालात क्या थे। कहीं लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जस्ट इलेक्शन शुरू होने वाला हो, दो चीफ मिनिस्टर को आप उठाकर बंद करने, नीतीश कुमार को धमकी दें कि तुम मेरी पार्टी में आओ नहीं तो तुमको हम जेल में बंद करके सड़ा देंगे, और फिर दूसरों को आप धमकी दें। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी पार्टी इस तरह काम नहीं करती जो इन्होंने किया है भाजपा ने या आरएसएस की लॉबी ने। इतनी बड़ी लॉबी को हिला देना, इतनी बड़ी लॉबी को पसे पुश ढकेल देना, ये हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, और इंडिया अलायंस की भी जीत है। इंडिया अलायंस की कैसे जीत हुई सर? आप तो अभी गवर्नमेंट के कहीं आसपास भी कहीं नजर नहीं आए। जो आपके इत्तेहादी वो आपसे छुटक इसका करके जवाब ये है, देखिए आप भी कह रहे थे सब नहीं, छुटक करके आप चले जो गए ये आपसे। देख रहे हैं, आज भी आपके लिए एक लीडर, इनको भी आपको इकट्ठा रखना मुश्किल एक्सक्यूज होगा। मी, लेट मी स्पीक नाउ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसको सिर्फ चुनावी नतीजे के तौर पे देख रहे हैं इस इलेक्शन को, जो कि बहुत बड़ी गलती है। हमारा अभी जो भारत है, जो भारत में जो सरकार है, वो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, देखिए एक होता है वर्ड डेमोक्रेसी, एक होता है स्पिरिट ऑफ द वर्ड्स। वर्ड क्या है कि हमने कुछ वर्ड फेंक दिए, मैं महान बनाऊंगा, लेकिन स्पिरिट क्या है कि हम इस नाम से लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा। हमने डेमोक्रेसी कहा और डेमोक्रेटिक जितने वैल्यूज थे सारे वैल्यूज को खत्म कर दिया। आपने लोकतंत्र कहा और लोकतंत्र के तमाम वैल्यूज और स्पिरिट को खत्म कर दिया। आप चलिए, आपने सब चीजें मैंने मान ली, आप कहाँ खड़े? मैं इस वक्त इस हालत में खड़ा हूं कि मोदी जी जो एक फ्रेम में कभी भी 2 आदमी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे, आज 10 आदमी के साथ बैठने पे मजबूर हैं। एक प्लेट में कभी अपने टेबल पे किसी और को बैठ के खाना नहीं खिलाते थे, 10 आदमी के साथ बैठकर खाना खिला रहे हैं। मैं इस बात आप देखें, मोदी जी को अब कौन चलाएगा? नीतीश कुमार चलाएंगे, और कौन चलाएगा? चंद्रबाबू नायडू चलाएंगे। मोदी जी को और कौन आगे बढ़ाएगा? बुढ़ापे की लाठी कौन बनेंगे? वो लोजपा के लीडर बनाएंगे। एक आदमी अभी मोदी जी के बराबर बैठा हुआ है। ये भारत की जीत है, ये भारत की जीत नहीं है, ये किंगडम नहीं था, मोदी की जीत है। उन्होंने फौरन जो है अपना चोला बदला। ये अफसोस की बात है ना कि इतने तो भारत सब कुछ होने के बावजूद अभी पहचान नहीं पाए, अभी तक 10 साल पहचान नहीं पाए। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस में इतना खड़ गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने कहा मेरी बातचीत चल रही है, मैं हुकूमत बनाऊंगा। कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से परसों। जी, किस बुनियाद पे कहा था?
बताइए। आप बात तक नहीं कर पाए। आप जो है उनको और आपने हवा में बात कर दी, एक उम्मीद जगा दी लोगों को साहब इंडिया अलायंस जो है हुकूमत बना लेगा। क्या बेवकूफी बात है ये। चलिए अब भाई साहब आपसे अगर पब्लिकली के अवाम की नज़र से आप इन नतीजों को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अवाम जो है इसको अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये इलेक्शन जो है उसके कई पहलू हैं। उसमें एक राहुल गांधी की यात्रा भी है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसका जो एक मेजर है पहलू, सबसे बड़ा पहलू वो ये है कि ये इलेक्शन जो है पब्लिक वर्सेस रूलिंग गवर्नमेंट था। रूलिंग अलायंस मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी। तो एक रिजनमेंट, एक पब्लिक के अंदर एंग्जाइटी जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट थी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उसके अगेंस्ट जो है एक लहर थी पब्लिक के अंदर। उस लहर को इंडियन अलायंस कैश इसलिए नहीं कर पाया, उसके कई रीज़न हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नोटबंदी और उसके बाद के जो हालात बने, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये फंडिंग कर पाते या अपने एक्टिविस्ट को या जो अपने कारकुन हैं ज़मीनी सतह पे, तो आप अपने दायरे को बढ़ाने में नाकाम साबित रहे। दूसरे क्या हुआ कि आपके जो भी पोटेंशियल थे जिनसे दायरा बढ़ता, वहाँ सीबीआई, ईडी या जो दूसरे इदारे हैं उनके ज़रिए से छापे वगैरह डलवा के, जैसे अभी आसिफ रियाज साहब ने बोला कि भाई 2 जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स दे आर बिहाइंड बार्स। तो आप देखिए कि हेमंत सोरेन और केजरीवाल ये लोग हैं। उसके अलावा आप देखिए कि केसीआर की बेटी वो भी हैं जेल में। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे वो जो एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है। तो ये जो है इलेक्शन, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सिर्फ अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट था। यस, ट्रू। जी, ये जो है इलेक्शन पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट भी था और पब्लिक ने काफ़ी हद तक अपना एंगर ये सब शो किया इसके अंदर। देखिए राहुल गांधी गालिब साहब, राहुल गांधी की यात्रा का जैसा कि अभी अब्दुल वाहिद साहब ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। कर्नाटक में तो सबसे ज़्यादा था ना, क्यों हार गए कर्नाटक में लोकसभा? फिर आप वो हारी हम मानते हैं। हाँ, आप क्यों हार गए? कर्नाटक ऐसा है। और सारा असर क्या जो है मुसलमानों पर पड़ गया क्या? आपके यूपी में तो थे नहीं, यूपी में थे नहीं, आप आए नहीं। महाराष्ट्र में कितना आपने रोड शो किया कि आप कर रहे हैं? महाराष्ट्र में तो आपने अच्छा कर लिया। फिर आप बंगाल में रोड शो क्यों नहीं आपका दिखाई दिया? वहाँ ममता बनर्जी ने तो रोड शो नहीं किया था। तो ये चीज़ें देखिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ बता दूं कि एक तो मुस्लिम जो है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको ज़्यादा खौफ था और उसको ये लग रहा था कि यूसीसी हो या सीए हो, ये तमाम चीज़ें, और जिस तरीके से ये था कि 400 पार, 2 कौमें बहुत डर गईं, एक मुस्लिम और दूसरा दलित को ये, और दोनों ने ही वोट किया है जम के, घर से निकले। यूपी के अंदर तो जो बीजेपी का वोटर था वो नहीं निकला, और जहां कुछ निकला तो उसने नोटा भी निकला, लेकिन वो उस जोश से नहीं जो 14 में, जो 19 में जोश दिखा। मैं यूपी में गया, मैं महाराष्ट्र में गया। ये मायूसी क्यों थी? नहीं, मायूसी इसलिए कि क्योंकि जो वादे किए थे वो फुलफिल नहीं किए, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस भी था। इनको लगा कि कॉन्फिडेंस तो कहीं नहीं था पूरी उसमें इलेक्शन में। मुझे कहीं भी पर भी मोदी जी के चेहरे पर सुकून या वो जो 2019 से 2014 के अंदर, क्योंकि काम नहीं किया ना। देखिए ऐसा है, काम नहीं किया था कि मोदी जी एजेंडा भी पूरे इलेक्शन में सेट नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं सेट कर पाए, और इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। चूंकि 2019 में पुलवामा हुआ, देखिए 2019 भी इनका फ्लॉप हो जाता, कोई एजेंडा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी ये इनके फ्लॉप, ठीक है। लेकिन पुलवामा जब हुआ, मेरे कांग्रेस के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो इन्होंने स्ट्राइक की और उसके बाद जो चेहरे। लेकिन इस बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं, बहुत दिलचस्प, जो एजेंडा नहीं बन पाया कि सतपाल मलिक हो या प्रशांत भूषण हो या और इस तरीके के लोग, उन्होंने पहले एक्सपोज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी जो है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यानी किसी का मर्डर तक करवा सकती है, किसी को मतलब धमाका कर सकती है, मतलब सारे जो है इन्होंने, इसलिए ये उस तरफ बढ़े नहीं। तो इसलिए अच्छा, इनका राम मंदिर का जो था वो तो फ्लॉप हुआ, फ्लॉप बुरी तरीके से हुआ अयोध्या में। अच्छा, इनको ये अंदाज, यूसीसी इनका फ्लॉप हुआ जी, क्योंकि यूसीसी आप सिर्फ आसाम में बात करके, उत्तराखंड में बात करके, भी एक आपका जबानी जुमला था। अच्छा, जब आप एक स्टेट के पूरे हिंदुस्तान में कभी यूसीसी लागू नहीं कर सकते, सीए भी। तो इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं कह रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि साहब ये हार जो है बीजेपी का, नहीं, मैं नहीं मानता, ये हार इंडिया की है, इंडिया की हार है। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि अगर ये मजबूती से लड़ते और सही इत्तेहाद को कायम रखते जैसा कि लेके चले थे जिस उसके साथ, और बाद में भी जो इनसे उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को ले आएंगे, जी जी, ये इनके अंदर अभी भी इतनी अनानियत है कांग्रेसियों के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी अनानियत। ये अभी भी हुकूमत में समझते हैं कि मैं हूं। आप देख रहे थे पवन खेड़ा को या दूसरे किस तरीके से, मतलब जिस तरह से इनको लग रहा था कि साहब मैं इक्तदार 99 सीट लेके, तो फिर 240 जिसकी सीट है तो फिर वो जाहिर सी बात। क्यों आसिफ साहब, अभी आपके पास इतने सारे एजेंडे गिनवाए कि मोदी जी पूरे इलेक्शन में एजेंडा भी नहीं सेट कर पाए। आपके पास हत्ता कि मोदी जी का जो सबसे बड़ा हथियार था राम मंदिर, वो भी फ्लॉप हुआ, यूसीसी फ्लॉप हुआ। इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी आप कहाँ हैं, कहाँ आपने अपने कहाँ लड़ पाए आप उन तमाम तरह मुद्दों को अपना कैश कर पाए? इस वक्त तो आपको गवर्नमेंट में होना चाहिए था सर। डेमोक्रेसी में जब मुद्दे उस वक्त चलते हैं जब इंस्टीट्यूशंस काम करती है, इदारे काम करते हैं, संस्थाएं काम करती हैं। आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को किसी हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, जब आप फेयर इलेक्शन नहीं करो, एक्सक्यूज मी, लेट मी स्पीक फर्स्ट। नो, अपनी नाकामी को दूसरे इदारों पे लेट मी स्पीक फर्स्ट। इनकम टैक्स है, विपक्ष के सारे पैसे बंद किए जा रहा है, सारे वो क्या कहते हैं खाते बंद किए जा रहे हैं। उसके बाद डीएम हैं, एसपी हैं, जो विपक्ष के लीडर्स को जमीन पे चलने नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों को उठा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। आप ये बना रहे हैं? अरे दो चीज आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, जमीन पे उतरे हैं। ऐसे सिचुएशन में लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने जो इलेक्शन लड़के मिरेकल किया है, भारत को बचाने की लड़ाई थी, भारत को बचाने की लड़ाई थी, संविधान को बचाने की लड़ाई थी, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई थी। और मुझे गर्व है कि इंडिया अलायंस ने यह काम कर दिखाया है। ये मुसलमानों ने किया सिर्फ, और इसमें मुसलमानों का भी रोल है। मुसलमानों का भी नहीं, सिर्फ मुसलमानों जी नहीं, ये दलित आ गया थोड़ा, ये गलत बात है। किसी ने वोट नहीं किया, सब लोगों ने किया होता तो 99 कांग्रेस मुसलमान का रोल नहीं। यूपी में 43 सीटें आई जी जी, 32 से 35 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाली हैं। सही बात है। नाम गिना दूं कहिए तो मैं एक सीट का, और वोट आप परसेंटेज गिना देता हूं। बंगाल में मुसलमानों ने ममता बनर्जी को जो है वो बना दिया, वहां कम से कम 35 से 40% वोट है। जी जी, ये कहना, इसलिए महाराष्ट्र में आप देखिए जहां जहां जीते हैं आप देखिए यहाँ पे पूर्वांचल में, एक्सक्यूज मी, लेट मी स्पीक, पूर्वांचल में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, बहुत कम नहीं है। जहां जहां जीती, अरे आजमगढ़ में जीती, मऊ में जीती, गाजियाबाद में जीती, मछली शहर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, मैं तो वहीं का हूं। आजमगढ़ में 20% वोट है भाई, आजमगढ़ में 20% वोट है। दलित तबका मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कम है भाई। इलाहाबाद शहर आप जानते हैं, देखिए आजमगढ़ में 20% है। आप बताइए आजमगढ़ में आप कहेंगे क्या गाजीपुर में कितने परसेंट है? 22% है। इसके अलावा आप मऊ में जाइए, ये नहीं गाजीपुर में जाइए, ये लड़ाई सबकी थी, मुस्लिम, ये लड़ाई सबकी थी, सब लोगों ने मिलकर जिताया है। जी भाई साहब, क्या जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये है उसके अंदर के हम जो है किसी चीज़ को नेगेट करना या फिर किसी को प्रमोट करना, मैं इन दोनों नज़रियात का मुखालिफ हूँ। जी, जो सच्चाई है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है इसके अंदर। दलित तबका उसको ये चीज़ बावर कराने में अपोजिशन या इंडिया अलायंस कामयाब रही। ख़ास तौर से राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उस बंदे ने सबसे पहले ये आवाज़ लगाई कि संविधान ख़तरे में है, जिसको एड्रेस किया गया। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है इस पूरे इलेक्शन का कि कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, यानी मुस्लिम्स और प्लस समाज का पसमानदा तबका, एक दौर आया था इंदिरा गांधी के बाद कि सिर्फ सवर्ण तबके की पार्टी बनकर के कांग्रेस रह गई थी। आई एम सॉरी टू से कि इंदिरा गांधी जो है उनको दुर्गा का लक़ब या जो भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, सब ने वो एक सवर्ण उसकी जो है पार्टी बन के थी। वो उसको राहुल गांधी ने उस ट्रेडिशन को चेंज किया है। और मैं ये कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं कि एक लफ्ज़ हिंदी का, राहुल गांधी, असलियत यह है कि अब भारत को एक जननायक मिला है राहुल गांधी की शक्ल में। तो राहुल गांधी ये बावर कराने में पसमानदा तबके को और मुसलमानों को, और ख़ास तौर से वो लोग जो लोग अक्ल व शऊर रखते हैं, तालीम याफ्ता तबके, उसको ये बावर कराने में कामयाब रहे
कि संविधान खतरे में है, वरना बीजेपी अक्सरियत की बात करती, 400 सीटों की बात नहीं करती। डरा हुआ था इसके नहीं, मैंने ये बात नेगेट नहीं की, मैंने ये बात नेगेट नहीं की। दूसरी बात अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, एक मिनट मुमताज भाई, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, प्लीज जो है लेट मी फिनिश। नसीम साहब की थी, उनको भी उम्मीदवार नहीं बनाया, और खड़गे साहब से जब पूछा गया कि साहब आप जो है देखिए 40 उम्मीदवार बनाते थे, सिर्फ 16 आपने बनाया, कहा हिकमत अमली है। देखिए हिकमत अमली ये है, हिकमत अमली है, मुसलमान तो हिकमत अमली दूसरी उसने दिया, मुसलमान कोई बात दूसरी नहीं है। मुसलमान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से परसों, माफ कीजिएगा, दलितों का नाम लिया, सबका नाम लिया, माइनॉरिटी तक नहीं कह पाए कि साहब उन्होंने हमें वोट दिया। मैं जो है ये तो ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया पूरे है? इलेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी ने अपना स्टेज शेयर पर या स्टेज के ऊपर, कोई भी पार्टी हो, चाहे उसमें समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी का तो है ही बदनाम। नहीं, ये गलत है, ये बात गलत है। जिन्होंने कांग्रेस की जितनी मीटिंगें हुई उसमें 2-3 मुस्लिम्स हमेशा बैठे, फारूक अब्दुल्ला बैठे, उनका बेटा बैठा, मुफ्ती सही क्या नाम है उनका, मुफ्ती बैठी, और भी मुस्लिम लीडर्स। दूसरी बात मुस्लिम चेहरा की मैं बात कर रहा हूं, नहीं, कांग्रेस सलमान खुर्शीद कौन सी खुर्शीद नहीं रहे, टिकट नहीं दिया, अरे वो लड़ने के लिए तैयार थे। मेरी कल ही बात हुई उनसे। देखिए ऐसा है, बीजेपी ने एक ट्रैप दिया था, जो ट्रैप ये था कि कांग्रेस को ये साबित किया जाए, पूरे भारत के अंदर प्रचारित किया जाए कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। इस ट्रैप से निकलने के लिए बहुत सारी पार्टीज स्ट्रेटजी अपनाती हैं। खुद आप सोचिए कि मैं जो है अखिलेश यादव ट्विटर किंग हैं, कभी पब्लिक के अंदर आके उस बंदे ने किसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया हो पिछले 5 साल में, 10 साल में, तो आप बताइए उसके अंदर। तो ट्विटर किंग जो है वो अगर इतनी सीटें मिली है, देखिए असलियत ये है जो मैं बता रहा हूं, कई सारी जगह पे इस पूरे नैरेटिव को प्लीज आप लोग मुझे अपनी बात फिनिश करने दें। कई जगह इस जो है पूरे नैरेटिव को पब्लिक ने चेंज भी किया है। मैंने जो बात कही थी कि ये इलेक्शन सिर्फ मुस्लिम वर्सेस रेस्ट या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं था, ये बहुत सारी जगहों पे पब्लिक वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट भी था, यानी जो है रूलिंग पार्टी। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आई, बीजेपी हार गई। क्यों भाई? 1 घंटे के लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मणिपुर नहीं गए। बताइए आप, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा ने पूरा मुसलमानों के खिलाफ प्रचारित करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? आप बताइए, यूपी के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसा आदमी इंडिया अलायंस को हरा के, तो ये जो है नैरेटिव बहुत है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में 29 पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। एनालिसिस हो रहा है तो ग्राउंड रियलिटीज पे होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हूँ। ग्राउंड रियलिटीज पे बात हो, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। ये 400 पार का नारा फेल क्यों हुआ? इतना क्यों डर गई थी? शुरू में बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, फिर उसके बाद बीजेपी ने नाम ही नहीं लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि नारा लगा देना और है, नारा इनके बेवकूफ़ी थी, और इन्होंने कहा कि साहब हम जो है ले आएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नारा इनका लगाना जो है वो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और उस बेवकूफ़ी में ये फंस गए। ठीक है, इनको, और इनके पास एजेंडा जैसा कि मैंने कहा कि नहीं था। ये देखिए बेरोजगारी में, ठीक है, ये सब था, लेकिन इसके बावजूद देखिए असलियत ये है कि अपोजिशन पार्टीज ने रूलिंग पार्टी के पूरे जितने इनके थे पूरे एजेंडे को इन्होंने किया है धूल धूसरित, यानी ध्वस्त। बिल्कुल सर, ये मैंने भी देखा, कोई एजेंडा यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं था, बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई एजेंडा नहीं था। राहुल गांधी ने या जो भी इंडिया अलायंस हैं, इनके पार्टनर्स ने जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, सेहत है, एजुकेशन है, मैंने ऐसा लाए हैं कि रूलिंग पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं था। तो रूलिंग पार्टी को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा किया कि रूलिंग पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। तो ये इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इसने रूलिंग पार्टी के पूरे एजेंडे को ही ध्वस्त कर दिया। मिला ही नहीं था उनको क्या टॉपिक किस पे जाए। पूरे इलेक्शन में हमने देखा एक तरह से जैसे एजेंडा जो था इससे पहले बीजेपी सेट करती थी और कांग्रेस उसी पिच पे खेलती रहती थी, या जिस टाइम जो इंडिया अलायंस ने या कांग्रेस ने जो भी एजेंडा इंडिया अलायंस ने सेट किया, इस बार बीजेपी उस पर खेल रही थी, हमें पूरे इलेक्शन में नजर आया। लेकिन उसके बावजूद आपका वोट या इस तरह से आप गवर्नमेंट से तो बहुत दूर है, आप कभी इसकी तो आप सोच भी नहीं सकते, और आपने एक हवा भी बनाई। क्यों दूर रहे आप?
क्या वजह से, क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह वही है, मैंने जो आपको पहले बताया कि इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया था सरकार अवाम ने। के ऊपर थोड़ी हुआ था इंस्टीट्यूशंस सर। आप सर उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं था, वो आपके बीच पर खेल रहा था। आपको पता नहीं है, असेंबली में क्यों हार गए? आपको राजस्थान में सुनिए, सरकार थी, आपको मालूम, छत्तीसगढ़ में आपकी सुनिए सरकार थी। सुनिए, आप लोग गहरी बात समझ नहीं पा रहे। एक 14 में डीएम कैसे चाहेगा, हार गए थे? सुनिए, एक डीएम सर आप मेरी पिच पे खेले, फिर भी आप मुझे डिफीट नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, डीएम अगर चाहेगा तो आपके कैंडिडेट को हरवा देगा। उसके ऐसा पास नहीं हुआ, वो तो स्लो मतलब करवा आप दे। क्या करें? 14 में गए हार गए, फिर सुनिए, कांग्रेस। इलेक्शन स्लो करवा फिर देगा, 14 में क्यों हार गए? आपको इस चीज़ से लाइन में खड़ा नहीं होने देगा, आपके रिजल्ट डीएम को कोई मैनिपुलेट लोग फिर करेगा। जो है आप लोग फिर एक्सट्रीम पे ही आप लोग नहीं, देखिए, जी चलिए जी अब प्लीज उसी तरफ आ रहा हूं, देखिए, दूसरा ऐसा वाला है, टॉपिक असलियत ये असासी है टॉपिक कि हम जो है उसी के सिर्फ ऊपर सिस्टम की बात न करें। अगर सिस्टम के सिस्टम ऊपर की बात बात थी सब तो इस्तेमाल करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर बाई पोल में हाँ। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, 2 सीटें बीजेपी जीती। देखिए, मैं सिस्टम जो पर बात सवाल कह उठा रहा नहीं सकते हूं, आप। ये जो है पब्लिक वर्सेस रूलिंग पार्टी भी था। कई जगह पब्लिक को लगा कि अगर स्टेट के अंदर, सपोज कर्नाटका की आप मिसाल लीजिए, कर्नाटक के अंदर आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, उसके बावजूद बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिली? तो वो एक नरेशन बना हुआ है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता नहीं, इसमें है आप- तो वो किस नजरिए को देखिए, देख इसमें- करके नहीं, पब्लिक नहीं, ने इसमें क्या let- दिया, let me स्टेट correct। के अंदर आप उसका कर्नाटक नजरिया नहीं, क्या है? नहीं, let me correct। तो पब्लिक आप- के ओपिनियन को नहीं, आप नहीं, नजरअंदाज देख- न करें। सेम पब्लिक है दिल्ली की, जब सही स्टेट के अंदर बात आती है केजरीवाल को देती है वोट, लेकिन अगर लोकसभा की बात आएगी वही तो मुझे खौफ है कि अगर केजरीवाल खड़े हो तो कहीं केजरीवाल भी ना हार जाएं। तो ये जो है नैरेटिव आपको पब्लिक के अच्छा, मैं सेंटीमेंट को आपको- समझने नहीं, नहीं, की एक- कोशिश एक करनी correction है चाहिए, इसमें। जिसको हम जो है कर्नाटका- नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे कर्नाटका हैं। के मामले में एक जी, करेक्शन कर दूं। प्रायोरिटीज पब्लिक के हैं, कर्नाटका में डिफरेंट हैं। पिछली बार जी। कांग्रेस की 1 सीट थी जो बढ़ करके 13 से ज्यादा हो चुकी है। ये एक बड़ी करेक्शन की बात है। आप लोग समझ रहे हैं, कर्नाटका में कांग्रेस ने वहाँ सही 13 नहीं आई, वहाँ 9 आई। वहाँ 9 आई है, पहले शायद उनके क्वेश्चन 18 थी शायद मेरे ख्याल से, तो पहले 18 कर्नाटका अब में अभी जो कम है, हुई कर्नाटका में हालात पहले से बेहतर हुए, 1 सीट से ये आगे बढ़े हैं। अच्छा, हुए, बेहतर- अच्छा होना चाहिए था ना, तो वहाँ अच्छा ही हुआ नहीं है। नहीं, कर्नाटका में अच्छा, कर्नाटका में एक- कांग्रेस को एक- सिर्फ एक- 3 एक- सीटें एक- आती। एक- कर्नाटका में कांग्रेस को 3 सीटें आती है। कांग्रेस का मैनेजमेंट है कि वो कम से कम 9 सीट ले आए हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स ये हैं। जी जी जी, अभी आप लोगों चलिए, को अब- अच्छा, कर्नाटका की मैं सियासत इसलिए मालूम ये नहीं बात कर रहा हूं है। ताकि नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेसी नशे में न नहीं डूबे, नहीं, मेहनत बिल्कुल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी पूरी- स्टेट वर्सेस यूनियन डिफरेंस है। पब्लिक ओपिनियन स्टेट इलेक्शन में दूसरा होता एसी में बैठ है, के लोकसभा पॉलिसी इलेक्शन में बनाते हैं दूसरा वहाँ होता पे है। लोग। अगर आप लोग इसको समझ नहीं रहे हैं तो आपको दोबारा अभी तो आने वाला है, जाना अभी चाहिए। देख ग्राउंड रियलिटीज को आप नजरअंदाज न करें। स्टेट के अंदर पब्लिक का सेंटीमेंट दूसरा होता है, सेंटर के अंदर दूसरा होता है। कांग्रेसी जो आप है लोग वो इसको मिला रहे हैं एक दूसरे से। आई एम सॉरी। वहाँ जी जी जी, बिल्कुल। चांदनी चौक में जाकर के छोले भटूरे खाने लगते हैं। उसके अंदर मतलब नहीं, किसी नहीं, की आवाज इसलिए- किसी को समझ नहीं, एक एक करके प्लीज। दिल्ली के अंदर इसलिए भी आम आदमी पार्टी हारी, कंसेंसस नहीं था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप रहे 5 साल तक, बल्कि 10 साल से हैं आप। उसके बावजूद अचानक क्या हुआ कि जी कांग्रेस के साथ आ गए। तो जब आपका तालमेल ही नहीं बैठ रहा है कारकुनों के दरमियान, नहीं, तो आप अचानक तो इलेक्शन यूपी कैसे में जीतेंगे? ये कोई बात नहीं थी। यूपी नहीं, में तो बात क्या बिल्कुल थी ये बात। नहीं, ये बात थी। फर्क क्या थी? देखिए, पंजाब में आप अलायंस नहीं कर रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वही बात है, दिल्ली वही में बात कोई है। नहीं, तो आप मेरी ये बात इंडिया को ही गठबंधन की मजबूत कर रहे नाकामी हैं ना, वही तो मैं जी, कह रहा जी, हूं। जी। वही- कि जो आप मेरी कांग्रेसी बात को ही मजबूत देखिए, कर मैं रहे आप हैं। बताऊं जी, आज भाई, जी। याद दिलाऊंगा, जब इंडिया गठबंधन बना तो इन्होंने कहा कि दिल्ली में एक हमारा नेशनल वो बनेगा, सेक्रेटरीट बनेगा। क्या बन पाया? नहीं, कौन उसका चेयरमैन होगा, कितने मेंबर होंगे, कैसे वो चलेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर डिक्टेटरशिप कांग्रेस की शुरू हो गई। खड़गे जब चाहते थे मीटिंग बुला लेते। अरे भाई, तुम्हारा कोई गुलाम है? तुमने पहले से क्यों नहीं कहा? तो चलिए, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिससे बिखराव। नीतीश कुमार, मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जिनकी आज जरूरत महसूस की जा रही, अगर इसको फेस बना देते। बिहार देखिए, इस मामले में मैं तारीफ करूंगा। बिहार में आप सीटों पे मत जाइए कि 12 और 13 और 14, इससे मत जाइए, लेकिन एक भरोसा उनको लगता है कि अगर कोई नहीं, नीतीश कुमार को गुजरात भरोसा है। का, अगर गुजराती का कोई मुकाबला कर सकता है तो बिहारी कर सकता है। तो और नीतीश कुमार के पास मुस्लिम वोट बहुत है। इस बात को आप देखिए, ऐसा नजरअंदाज नहीं कर है सकते। कि बिहार के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। लालू प्रसाद यादव की बहुत सारी पॉलिसीज से मुसलमान नाराज थे, बहुत सारी जगहों पे, सब पे नहीं, लेकिन कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स मीडिया में हैं जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अंदर यह है कि मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को बड़े पैमाने पे वोट दिया है। तो मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में जनता दल यूनाइटेड को भी बिहार के अंदर गया है। जी, Same- अब आगे same वही है अभी prediction, अभी जी। अभी इससे आगे आ रहा है। अब जिस तरह से नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के ऊपर
पहले दबाव था या, और जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा दबाव रहा, जो भी गवर्नमेंट होती सब करती है ऐसी, ऐसा नहीं है बीजेपी की, कांग्रेस होती है वो भी करती है इस तरह की। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर क्या ये दबाव वाकई झेल पाएंगे आसिफ साहब? देखिए मैं क्योंकि आपको अब तो इसमें जैसे होता किसे क्या कहते है? हैं ब्लैकमेलिंग, वो भी होगी। जी देखिए होता क्या है, मरता क्या नहीं करता। तो मोदी जी का जो मिजाज है वो है सत्ता में रहने का और ऐश मौज करने का। तो अगर आप, जब एक प्रोटोकॉल होता है, जब आप किसी पोस्ट पे होते हैं तो प्रोटोकॉल होता है और उसका आनंद होता है। कोई आदमी नहीं चाहता कि उस प्रोटोकॉल से वो बाहर किया जाए। तो मेरा ख्याल है मोदी जी भी नहीं चाहेंगे। वो हर हाल में एक अलायंस नहीं, पार्टनर, 100 भी पार्टनर अगर रहेगा और वो सब बोलेंगे कि आपको प्रधानमंत्री रहने देंगे, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन जिस दिन अगर अलायंस बोल देगा कि नहीं साहब आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर उस दिन मोदी साहब अपना कुछ रास्ता सोचेंगे। मेरा ये कहना है कि दबाव तो रहेगा, हिस्सेदारी तो बनेगी। कारण ये है कि अगर 1-2 पार्टी तक बात रहती तब तक तो ये संभाल ले जाते। अभी इनकी जो सरकार बनेगी, मेरा ख्याल ये है कि 7 इनको पार्टियां चाहिए छोटी छोटी, तब मिल करके इनकी सरकार बन पाएगी। अब ये 7 पार्टियां कौन कौन सी होंगी आप देखें। अभी जो है वो नीतीश कुमार हैं, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू हैं, उसके बाद रामविलास पासवान का बेटा है, उसके बाद एक मांझी है, एक सीट लेकर है, एक उधर शिंदे का गुट है, जयंत चौधरी के पास भी 2 है। आप ये देखें, इन सब लोगों को मोदी जी को अपने साथ मीटिंग में बैठाना होगा, नाश्ता खाना और रसगुल्ला खिलाना होगा, साथ में वो हरकत नहीं करनी होगी जिससे इनके अपने वोट बैंक खराब हो जाएं। जैसे नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन मुसलमानों को दे रखा है और नायडू ने ऐलान किया था कि मेरी सरकार बना दो तो हम मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे देंगे। अब उनकी सरकार बन गई है, उन पे दबाव होगा रिजर्वेशन का। उसके बाद वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, बड़ी बड़ी टोपी भी पहनते हैं। अब मोदी साहब को ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, मोदी जी तो क्या कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि वो फौरन अपना बदल लिया। देखिए जब हुकूमत चलानी होती है और मोदी जी ड्रेस बदलने में, फेस बदलने में, तो फिर कैसे आप ये बात करें भाई? जो आज जिसको आप ये कह रहे हैं कि बहुत ड्रामेबाज है अरे आप ऐसा लेकिन नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सभी कह रहे हैं जी। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं और उसके बावजूद आप जा रहे हैं और आप ये जो कह रहे हैं कि इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत पहले थी। ये एनडीए का हिस्सा है, माफ कीजिएगा, ये एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में वो बनाए रखा नहीं, उसको बनाए रखा, तो ये महारत तो है। उस वक्त तो बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं, ये तो इनकी जरूरत थी उसके अंदर बने रहना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सही है, कमजोर तो हुए, हम इसकी बात नहीं कर रहे कमजोर नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये महारत की उन्हें जोड़ रखा और तीसरी बार ओथ लेने जा रहे हैं, उनको बिखरने नहीं दिया। ये महारत की बात है। आप ये क्यों भाई ऐसा है? कोई माई आरिफ साहब सुन लीजिए, कोई आदमी कहीं पे पहुंच गया, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसके पीछे की आपको महारत देखनी पड़ेगी, वो पहुंचा कैसे। आप अपने नजरिए पे मत जाइए। अब कोई आदमी नहीं पहुंच पाया तो उसकी कमी देखिए कि पहुंचा क्यों नहीं। अच्छा, दोनों चीजें। इसलिए मुझे लग रहा है, देखिए हम एज ए मुस्लिम, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये अटैचमेंट होता है, ये अटैचमेंट होता है। हम मुस्लिम हैं तो हैं जी। हमारा अगर माफ कीजिएगा, अगर तुर्की में भी मस्जिद खुल जाती है तो यहाँ पटाखे बजाते हैं मुसलमान, माफ कीजिएगा, ये सब होता है। ये मैं कह रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ ये मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, मैं एज ए मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूँ। जी, ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सही है। ये तो कौन नहीं जानता कि 240 है तो उनकी कमज़ोर है, 32 दूर हैं, लेकिन जिस तरीके से मौका दिया इनको, अभी आप देख लीजिए, अभी आप देखिएगा मोदी जी के मिजाज की, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी को भी एक तरह से अंदर से जो था कि और लोगों की भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अब अंदर से भी और आवाजें निकलेंगी। ये तो आप सुन रहे थे ना कि अगर 270-72 नहीं आए और कम हुई तो पीएम मोदी नहीं बनेंगे, गडकरी बनेंगे, राजनाथ बनेंगे, सब। एक मिनट चल रहा था ना जी। किसी की हिम्मत हुई चूं करने की, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी के अंदर अभी तो नहीं होगा। अरे अभी क्या, अरे तो फिर बाद में तो, अरे बाद में होगा। अभी तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी कहने जा रहे हैं, मैं
अभी आपने दामोदर दो दास मीटिंग नरेंद्र मोदी। इलेक्शन के बाद आपने वो देखी पोजीशन जो अमित शाह बराबर अरे में बैठे भाव एक तो मिनट, हमेशा वो एक मिनट सबसे सुनिए पीछे सर, एक मिनट बैठाए सुनिए, गए सवाल सुनिए। किनारे। जो अमित शाह मोदी जी के बराबर में बैठे थे, अब 2 मीटिंगों से वो चौथी सीट पे बैठे तो इस हैं, बात से आप राजनाथ खुश हो सिंह गए? और जेपी। नहीं, मैं खुश नहीं ये हो रहा हिकमत हूँ, अमली नहीं नहीं, नहीं कांग्रेस की ये हिकमत अमली पे मुसलमान खुश हो रहा है साहब। ये हिकमत अमली नहीं, खुश किया गया है। आरिफ साहब, आरिफ कहाँ है? साहब, आरिफ साहब सुन लीजिए। मैं तो नहीं, अंदर नहीं, की बता रहा हूँ, मुसलमान- अंदर ही कला। देखो, अब वो लोग जो मुसलमान और थे जिन्होंने तमाम जिन लोग- राजनाथ सिंह को पूछ वो नहीं रहा था, आज वो बराबर में बैठ गया करके। नहीं, पहले भी बगल में बैठे थे, आपको याद होगा 2019 याद करो, उनको बगल बैठा। दूसरी एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मुसलमान और तमाम लोग इस हिकमत अमली से बड़ा खुश है। मुसलमान की बात एक नहीं मिनट, कर ठीक है, सकते। एक इसमें मिनट, मुसलमान कहाँ से आ मैं गया? मुसलमान कहाँ से नहीं बात सुनिए, कर रहे अरे हैं? मुसलमान हम तो ऐसे को जनरल आप- बात कर इसमें रहे हैं। मुसलमान पीछे कहाँ से आ भगा रहे गए? हैं। आप तो भाई, बोल मुसलमान मुसलमान आज भी- जिता रहा है। मुसलमान आज भी सुन लीजिए, कुछ भी कोई कहे, आज भी वो बेहतरीन वोटर है, समझदार वोटर है और उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये कल अच्छी आपने बात स्टेज है। पे देखा, उर्दू में लिख करके आ गया वहां 10 पे साल से मोदी जी के नजरअंदाज स्टेज से पे उसने अपनी पोजीशन खुद बनाई मुसलमान की। हालांकि मैं एज ए मुसलमान बात नहीं मैं करता, सिर्फ मेरा कह रहा सवाल हूं कि कुछ और आप था। इस बात से खुश है कि कोई पीछे चला गया, कोई आगे बैठ गया। मैं खुश नहीं हूं हाँ, सर, मैं तो एक ये उनकी मैंने बात हिकमत अमली है। मैं क्या कह रहा उनकी हूं, हिकमत ये अमली- उनकी हिकमत अमली है और ये ये हिकमत अमली जो अंदर की चीजें वो उभर के आ रही हैं क्यों एक में इसमें इंटरप्शन का मुझे 1 सेकंड का मौका दीजिए। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें प्रेसिडेंट बाइडेन का वो ट्वीट पढ़ना चाहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अभी तो सॉरी, वो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको कहा जाता है, क्योंकि अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर है नहीं। उनके लिए एक कंग्रेचुलेशन का वर्ड, कंग्रेचुलेशन मैसेज भेजा है, ट्विटर पे है, आप पढ़ लें। उसमें कंग्रेचुलेट किया है कि मिस्टर मोदी आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ में एनडीए को भी बहुत बहुत बधाई। ये 2 चीज़ों को अलग किया है, ये मैसेजिंग का तरीका है। आप समझे चीज़ें कितनी बदली। आप जो कह रहे हैं कि सीट पे वहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, वो उनकी हिकमत अमली नहीं है। चीज़ें ऊपर में बदल गई हैं, मजबूरन उनको अब करना पड़ेगा। जब आपको कंग्रेचुलेशन देने वाला दे रहा है तो कह रहा है एनडीए अलग उसको जिक्र कर रहा है और प्रधानमंत्री का जिक्र अलग हो रहा है। तो ये मैसेजिंग है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। पहले भी थे, एनडीए को लेकर क्यों चल रहे थे, वो सारी संभावनाओं के साथ चल रहे थे, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो नीतीश कुमार को लाए थे, एक फर्क आया, सीएम उनको बना करके एक फर्क आया। मैं आपसे वाइस आपसे कह, पहले उन लोगों की मजबूरी थी गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहना जो एनडीए के हिस्सा थे। अब उनको जोड़ करके रखना गवर्नमेंट की, बीजेपी की खुद की मजबूरी होगी उनको जोड़ के रखना। तो ये साथ किस हद तक चल पाएगा? इसमें हमें जो है अभी जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बहुत बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। और सबसे अहम पोस्ट है, कोई मंत्री वाली पोस्ट नहीं, मिनिस्टर वाली पोस्ट नहीं, सबको नज़र रखनी चाहिए कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है। तेलुगु देशम पार्टी जो है एन चंद्रबाबू नायडू की, उसने बोला है कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोकसभा के स्पीकर वाली पोस्ट हमें चाहिए। तो ये हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए कि क्या बीजेपी इसके लिए राज़ी होती या नहीं। हमें मालूम है कि फिनांस मिनिस्ट्री है, डिफेंस है या जो और दूसरी हैं, तो शायद इस पे जो है बीजेपी समझौता न करे। लेकिन शायद ये जो है कुछ अहम पोस्टें या जो दूसरी हैं, जैसे कि लोकसभा स्पीकर की बात आई, तो अगर ये, जैसे कि आपको याद होगा बहुत पहले थे जीएमसी बालयोगी, तो अगर कोई आदमी आंध्र प्रदेश का या तेलुगु देशम पार्टी का स्पीकर बनता है लोकसभा का, सिनेरियो चेंज होगा क्योंकि अपोजिशन बहुत मजबूत है। और इंडिया अलायंस को जो भी सीटें मिली हैं, इन पर्सन मेरा यही है, अगर कांग्रेस पार्टी वाले को ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो राहुल गांधी को बताएं कि राहुल गांधी जिस तरह उन्होंने भारत यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा निकाली थी, एक धन्यवाद यात्रा निकालें और पूरे भारत में जाएं। अब वो बाहर जाने के बजाय, विदेश यात्रा करने के बजाय अब भारत में रहें और थोड़ा सा घूमें। अब वो राउंड पे रहें जब तक के अपोजिशन जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट बनाने के उसमें नहीं आ जाता पोजीशन में। तो एक धन्यवाद यात्रा पूरे भारत की राहुल गांधी को निकालनी चाहिए इस वक्त। अच्छा, ये कोalition गवर्नमेंट्स जो होती वो मुल्क के लिए, अवाम के लिए वो ज़्यादा सूदमंद साबित होती हैं या सिंगल गवर्नमेंट? नहीं, बिल्कुल। जो मुत्तहिदा हुकूमत होती है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कोई डिक्टेटर नहीं बन सकता। मैं इस बात के लिए तो मुबारकबाद आवाम को, और ख़ास तौर से मैं फिर वो कहूँगा दलित इंडिया को देना चाहिए इसके लिए। तो वो जो है, क्योंकि आवाम ने जो है कहा है कि चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को, मैं किसी तानाशाह नहीं बनने दूंगा, अक्सरियत नहीं दूंगा। तो अक्सरियत उन्होंने नहीं दी, और ये इसका ये फ़ायदा होता है ना कि फिर
एक शिकंजा जिसको कहते हैं, एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है। बीजेपी चूँकि 2014 में 282 पे आई, यानी 10 सीट ज़्यादा थी, और 2019 में 303, तो वो एक मजबूत अपने आप को हुकूमत कह करके और उन्होंने अपने तौर पे रन किया। और जितने अपोजिशन में, देखिए यही हम सोच रहे थे कि चूँकि 10 साल अपने तौर पे चलाते हुए जिस तरीके से नज़रअंदाज किया था एनडीए के जो अलाई थे उनको तो नजरअंदाज मुझे लग रहा था कि वो कुछ रिएक्ट करेंगे, लेकिन उनका रिएक्ट न करना बहुत मुमकिन है। देखिए बहुत कर तो मुमकिन रहे है, लेकिन अभी तो कि अभी शुरुआत बहुत ही है, मुमकिन अभी है। गवर्नमेंट बनी नहीं। नहीं, मुझे लग रहा था कि वो मोदी के नाम पे तैयार नहीं होंगे, माफ़ कीजिएगा, जी मोदी के नाम पे तैयार नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार का या चंद्रबाबू नायडू का या और लोगों का तैयार हो जाना। मुझे जब चिराग पासवान जब नीतीश कुमार के पास गए, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग में बहुत ठनी हुई थी। जी जी नीतीश को तो हर जगह वो जेल पहुंचाने की बात जी, कर रहे जी, थे, जी। ठीक है। और अच्छा, नंबर 1 ये कि नीतीश कुमार के पास चिराग पासवान गए। मुझे लगा था कि शायद बीजेपी ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से चिराग को ख़त्म करने की कोशिश की थी, बुझाने की कोशिश की थी, रामविलास के चिराग को, जी जी ठीक है, बिल्कुल रोड पे ला दिया था। आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जी जी लोक जनशक्ति। जी। तो मुझे लगा था कि कुछ गेम होगा, लेकिन वो गेम नहीं हुआ। हो सकता है कि फ्यूचर प्लान कर रहे हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है मैं कह रहा हूँ। और मेरा सिर्फ देखिए कहने का मकसद ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट अच्छा होता है, आवाम के मफाद में होता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमने, अगर आप थोड़ा से 1995-96 से और फिर उसके बाद देखें बार बार इलेक्शन, बार बार, तो कोई पॉलिसी नहीं बन पाती, कोई डिसीज़न नहीं हो पाता, तो उससे कई बार नुकसान भी होता है। 2008 में जो दबाव की बात कर रहे हैं ना, 2008 में जब लेफ्ट ने, जिसकी 56 सीटें थी, जब अपना न्यूक्लियर डील जी, के जी, मामले डील में में, जी, अपना ओबामा, समर्थन वापस लिया था, तो उस वक्त मायावती और इन पे कैसा प्रेशर कांग्रेस बना कर, ये सब चीज़ें होती हैं। और एफडीआई के मामले में ममता बनर्जी 2012 में चली गई, ये सब हम जानते हैं। तो लेकिन कुल मिला करके ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है। और बीजेपी प्रेशर में, बीजेपी जो संविधान बदलने का, बीजेपी जो, देखिए सारी चीज़ें इनकी रुकिंग, अब ना तो यूसीसी हो पाएगा, अब ना तो एनसीआर हो पाए, वो सीए हो पाएगा, तो तमाम ये चीज़ें रुकी, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अभी भी कि इंडिया या कांग्रेस गलत फहमी में मुब्तला मत हो, नहीं होना चाहिए। उसकी ये कामयाबी नहीं, उसकी ये नाकामी है, बिल्कुल कामयाबी नहीं उसकी। अच्छा, और उसको गौर करना चाहिए कि वो ये हार उसकी क्यों हुई है। जी भाई साहब, इसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट की मजबूरियां होती हैं अपनी। मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट चलाना आसान नहीं होता, उसकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, इत्तेहादी परेशान भी करते हैं। क्या वो दबाव इस वक्त मोदी जी या बीजेपी झेल पाएगी? इसमें जो है बीजेपी के पास ठीक है, सीटें कम हैं, जैसा कि बताया इन्होंने। देखिए, मोदी के सबसे पहली चीज़ ये है कि मोदी के नाम पे कंसेंसस क्यों बना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बीजेपी 200 से कम आती या 210 पे भी रुकती, तो शायद राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी या बीजेपी के अंदर उनका फेस ही मोदी जी थे। नहीं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट बीजेपी एनडीए के का अंदर फेस मोदी जी थे, और एनडीए को पूरी तरह से जो है उसको सीटें मिली, जिसे कहते हैं बहुमत मिला उसको। देखिए, यूपी की जो हार है उसके अंदर हम सिर्फ इंडिया अलायंस को सारा क्रेडिट न दें, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल वो भी है जो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी वायरल थीं। आप देखिए कि जब रिजल्ट आने शुरू हुए, इशारा योगी जी 2 बजे तक, नहीं रहे 2 बजे जो लखनऊ में सीएम आवास पे मीटिंग हुई है, और उसके बाद जो पूरी मशीनरी, 2 बजे के बाद जो पूरी मशीनरी हरकत में आई है, तो वो जो है क्या आपको नहीं जो भी बातें हैं, क्या मतलब इंटरनल जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है, इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट बीजेपी का उसी वक्त बाहर आता जब ये 210 के आसपास रहते, 240 पे जब ये आ गए, और 2 बजे के बाद जब यूपी के अंदर मुख्यमंत्री आवास पे बैठक हुई, और उसके बाद जब उस मीटिंग के बाद सारी चीज़ें जो है उसको जो है एक तरह से मतलब समेटने की कोशिश हुई, तो उसके बाद ये तय हो गया था कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो है ये सब बोलना कि भाई कंसेंसस कैसे बन गया, क्या हुआ। रही बात उसकी
के जो बहुत सारे ये हैं कैसे चलाना। कोलिशन गवर्नमेंट की मजबूरियां होती हैं, लेकिन मुझे काशीराम की एक बात याद आ रही है। उन्होंने बोला था कि अगर देश को चलाना है, जनता को मजबूत करना है, तो जनता की मजबूती इसीलिए है कि तुम मजबूर सरकार चुनो। तो मजबूर सरकार रहेगी तो जनता की सुनेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम टाइप की चीज़ भारत में शुरू हो गई थी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बेहतर साइन नहीं है। इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी अपोजिशन पार्टियां मजबूत हुई हैं और एक जननायक के रूप में राहुल गांधी जैसे लीडर का उभार हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। जननायक अभी न बनाइए, खुदा के लिए भी स्ट्रगल करने दीजिए। नहीं, वो है आसिफ साहब, आप हम दूसरे की तो बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की तो बात कर रहे हैं कि वो अपने अलायंस को अपने साथ या एनडीए अपने उसको रख भी पाएगी नहीं पाएगी। हमने माजी में कई बार देखा कि कांग्रेस टूट करके जा करके उसका एक धड़ा मिल गया जा करके बीजेपी के अंदर। ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को भी इकट्ठा रख पाएंगे या नहीं? आप ये देखिए कि पता चला आपका आपकी जो 99 सीटें उससे 50 सीटें जाके बीजेपी के अंदर एक नेता बन के बैठ गया कि अब किसी की जरूरत ही नहीं है। देखिए होता क्या है, आप ये समझिए, पहले इससे पहले एक दो बात और जो मैं कह दूं वो ये है कि मोदी ने एक बात ये कही थी कि 6 महीने के बाद पॉलिटिकल भूचाल आएगा। दौरान इलेक्शन आखिरी फेस में, शायद आप लोगों को याद हो, 6 महीने के बाद पॉलिटिकल भूचाल आएगा। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। ये पॉलिटिकल भूचाल क्या था? मोदी जी क्या करने वाले थे 6 महीने के बाद? आपको मालूम है क्या करने वाले थे? सर वो चीजें तो वो करने वाले ये थे कि 25 में डिलिमिटेशन होना था, 750 सीटें करते, डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करते, और 47 का नारा दिया था कि 47 तक जो है भाजपा और सर मोदी वो रहेंगे। सब चीजें, वो तो सब चीजें अभी तो वो सारी चीजें वो एक खतरा तो थी देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। ऐसी हालत में ये है, आपको मैं बताऊं कि देखो होता क्या है, पॉलिटिकल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसको आप हीरो बना रहे हैं, वो राहुल गांधी अपने कांग्रेस को इकट्ठा रख पाएंगे या नहीं? आपको मैं बता दूं, ये नहीं आधी तरफ भारत जोड़ो कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस। मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जननायक हैं। वो कांग्रेस के पार्टी के नायक नहीं है, लीडर्स के नायक नहीं है, वो जननायक हैं। वो भारत के लोगों के नायक हैं। उन्होंने ही भारत में लोगों में एक उम्मीद पैदा की, एक भरोसा पैदा किया कि तुम लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो। उसके बाद सुनिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने देश को खड़ा किया। अरे आप फिर मुसलमान पे क्यों चले आते हैं? मुसलमान क्यों? मुसलमान मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई देश बचाने की थी। एक्सक्यूज मी, लेट मी फिनिश। लड़ाई देश को बचाने की थी, संविधान को बचाने की थी, लड़ाई अकलियत को बचाने की थी, लड़ाई माइनॉरिटीज को और दलितों को बचाने की थी। लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे यह कह दूं कि जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल होता है वो अपने मफाद के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन अब मोदी में उनको कोई मफाद नजर नहीं आएगा, क्योंकि मोदी की जो शिप है वो सिंकिंग शिप है, डूबता हुआ जहाज है। डूबते हुए जहाज पे अब कौन जाना चाहेगा? खुद भाजपा के लोग वहां बगावत मची हुई है। आपको एक स्टेटमेंट याद दिला दूं, आपको नड्डा जी ने, लेकिन नड्डा जी ने क्या कहा था? नड्डा जी ने कहा कि अब मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि आरएसएस के अंदर ये बात चल रही है, आरएसएस के बाद ये अंदर ये बात चल रही है कि मोदी जी को रिप्लेस कर दिया जाए। तो जब मोदी जी का अपना ही वजूद नहीं है, जब मोदी जी का अपना ही वजूद खतरे में है, तो कांग्रेस क्यों टूटेगी? जब कहां जाएंगे? मोदी जी तो खुद ही अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। बस मेरा आखिरी कमेंट तीनों से एक है कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो मुस्तहकम रहेगी या एक बार फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या फिर बीच में कहीं तोड़ फोड़ होकर इस तरह से आप लग रहा कि गवर्नमेंट जो है कुछ टूट फूट करके अलायंस से कुछ कोशिश करेगा? बस सबसे तीनों से एक ही सवाल। मैं बिल्कुल 2 जुमले में बताऊं कि मिड टर्म पोल तो नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि लोग जो अभी जा रहे हैं मोदी जी के साथ, जब बात न बने तो वो इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं, बातचीत करके, और मोदी जी की सरकार धड़ाम हो जाए। और ये अगर होना होगा तो ये 4-6 महीने के अंदर जो है ये चीज़ आपको निकल के आ जाएगी। बहुत सारी शर्तें हैं, तो ये अभी खतरा बरकरार है और इस बात का एहसास बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया अलायंस के लिए क्या किसी सुसाइड से कम नहीं होगा गवर्नमेंट बना लेना बीच में? इलेक्शन की तरफ जाना बेहतर होगा, गवर्नमेंट बनाना बेहतर होगा? नहीं, वो उस वक्त की बात है।
कि भाई सुसाइडल है नहीं है, लेकिन अभी जो है इंडिया अलायंस का पूरा मोटिव यही है कि हम गवर्नमेंट बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि हम गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहे हैं। तो अपोजिशन में बैठना ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इस वक्त इंडिया अलायंस के लिए। बस आखिरी आपसे ये गवर्नमेंट के क्या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे हम, या बीच में, या जैसे भी मुतासरा कर रहे थे, या इंडिया अलायंस कोशिश करेगा? नहीं, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। मोदी जी जाएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। वो 1 साल के अंदर बने, 6 महीने में बने, या दो साल में बने। खुद आरएसएस वाले आकर कहेंगे, बीजेपी के लोग आकर कहेंगे कि सर आप लोग सरकार चलाइए, इनसे नहीं चल रहा है। इन्होंने काम क्या किया है? ठीक ठीक। तो इनकी सरकार जा रही है, आज जाए या कल जाए। और बीजेपी भी टूट सकती है, सिर्फ कांग्रेस की बात ये ना करें। यस, ये तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स में तो हाँ, कोई भी किसी का परमानेंट साथी नहीं होता, और जाहिर सी बात है सब मफाद, अपने अपने मफाद होते हैं सबके। फिलहाल तो यह है कि हकीकत यह है कि तीसरी मरतबा मोदी जी गवर्नमेंट बना रहे हैं, और वो तीसरी मरतबा इस मुल्क के लगातार जो है वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे हैं। बस देखना ये होगा कि गवर्नमेंट जो है मुस्तहकम रहेगी, या मिड टर्म इलेक्शन होंगे, या बीच में कहीं इंडिया अलायंस खुद कोशिश करेगा बनाने की इलेक्शन को। अगर बीच में कुछ इसमें टूट फुट होती, या फिर अपने अलायंस का मोदी जी जो है इस वक्त, क्योंकि अब उनको ज़रूरत है, इससे पहले उनको उनकी ज़रूरत थी, वो दबाव झेल पाएंगे या नहीं। तो नाज़रीन, आपके मसाइल में आज इतना ही। इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर देते हैं। आप तीनों हज़रात का प्रोग्राम में शमूलियत की तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।